और हमने सबसे बड़ी चीज़ ये किया कि हमने फ़ोटो किसी की नहीं खींचा। हर घर में 2 युवा 3 युवा हैं मगर बेरोज़गार हैं। अब आप बताइए 7700 रुपये में उसको रोज़गार में जोड़ दिया गया। इस सरकार में यही हो रहा है। सरकार कर रही है, हमारे काम बोल रहे हैं, विकास बोल रहा है, बीजेपी का कहना है। वाई और एम की बात करते हैं, एम उनको वोट दे देता है तो सत्ता में जाने के बाद एम को भूल जाते हैं, वाई पर ध्यान देते हैं। क्यों मुसलमान मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है? उनका ये कहना था कि भाई 9% यादव हैं, वो मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं तो 19% वाला क्यों नहीं? बहन जी को कहीं देखा विरोध करते हुए तो हम बी टीम ना माने तो क्या माने। आते थे, ट्वीट करते थे, और वैक्सीन पे उन्होंने कहा कि ये मोदी वैक्सीन है, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने अब्बा जान को उन्होंने टीका लगवा दिया। मुख्यमंत्री जी के अब्बा जान का इंतकाल हुआ था, वो उसमें शरीक नहीं हो पाए थे। हम अगर 5 किलो राशन दे अब 15 किलो वाला झोले पे फ़ोटो खिंचवा लेते तो हम भी आज कामयाब होते, हमारी भी सत्ता में, हम सत्ता में होते, हमारी सत्ता नहीं जाती। लोकतंत्र में युवा, और जिस देश की युवा आबादी 65% हो और उस देश का युवा राजनीति में हुंकार भर रहा हो तो राजनीति मजबूत होती है। ऐसे ही एक शख्स हैं गोरखपुर के, जो कि समाजवादी पार्टी के वार्ड अध्यक्ष रहे, तमाम समाजवादी पार्टी के छोटे छोटे पदों पर वो काम करते रहे, युवा हैं, अपने वार्ड में लोकप्रिय हैं, इतने लोकप्रिय कि 21 प्रत्याशी लड़ते हैं। और ये लोकप्रियता युवाओं के बीच ऐसी, बुजुर्गों के बीच ऐसी कि इरशाद अहमद वार्ड नंबर 49 जाफरा बाजार से पार्षद का चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। सारी पार्टियों, सारी धर्म के लोगों का समर्थन होता है, क्योंकि 50% यहाँ मुस्लिम आबादी है और 50% हिंदू की आबादी है। मिलीजुली प्रतिक्रिया, लोगों की समर्थन से ये पार्षद चुन लिए जाते हैं। और सबसे खूबसूरत बात ये है कि ये युवा हैं, और जब युवा लोकतंत्र में अपनी दावेदारी पेश करता है तो लोकतंत्र मजबूत होता है। नमस्कार, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं। और उत्कर्ष पत्रिका का जो विशेष शो चलता है व्यक्ति विशेष, तो आज हम इरशाद अहमद जी का व्यक्ति विशेष करने आए हैं कि अहमद जी में व्यक्ति विशेष है क्या। आज फिर हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर रवि ने आज फिर शिगुफा कहिए या वो नाम कहिए जो फिर आज अपने दर्शकों के बीच दिया कि किस व्यक्ति का इंटरव्यू गोरखपुर के पार्षद से संबंध में कराया जाए, तो वो इरशाद अहमद जी का निकल के आया। और हम आज इंटरव्यू करने आए हैं उनका करने, और ये जानेंगे कि इस व्यक्ति की विशेषता क्या है, और हम आज व्यक्ति विशेष में वो बताएंगे। इरशाद अहमद जी, आपका उत्कर्ष पत्रिका पे स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। हमारे दर्शक, उत्कर्ष पत्रिका के दर्शक, वो गोरखपुर के युवा जानना चाहते हैं कि इरशाद अहमद का संघर्ष क्या रहा है, शिक्षा दीक्षा क्या रही है, आज आप जहाँ हैं वहाँ आने की यात्रा क्या रही है, जरा अपने यात्रा के बारे में बताएं। सबसे पहले तो शिक्षा की बात हो जाए तो हमने यही, हमारे घर के ठीक पीछे 50-100 कदम पे मॉडल जूनियर हाई स्कूल है, वहाँ से हमने 5 तक की पढ़ाई किया। फिर उसके बाद से हमारे पिताजी की मंशा थी कि हम जुबली इंटर कॉलेज में आगे की पढ़ाई करें, तो हमारा एडमिशन उसमें जुबली इंटर कॉलेज में समय पिताजी ने करा दिया था। हमारे 6 और 7 की कक्षा हमने वहाँ से पास किया, क्योंकि वहाँ हमारा मन नहीं लग पा रहा था जुबली इंटर कॉलेज में, क्योंकि कोई साथी नहीं मिल रहा था। हमारे एक साथी थे आशीष कुमार गुप्ता जी और एक अनिल जायसवाल, ये 2 दोस्त थे हमारे। हम तैयार हुआ करते थे, घर से निकले और सबसे पहले हम आशीष कुमार गुप्ता जी के घर पे जाते थे। तो उनके पिताजी हमेशा कहते थे कि ये लड़के को देखो और ये तैयार होके आ जाता है और तुम सोए रहते हो। तब हमारे दोस्त आशीष कुमार गुप्ता जी तैयार होते थे और फिर हम उन्हीं के साइकिल पे, क्योंकि मेरे पास साइकिल उस टाइम नहीं थी, आशीष के पास साइकिल थी, हम उसके साइकिल पे बैठकर हम लोग स्कूल जाया करते थे। फिर वहाँ जुबली में पढ़े, फिर ये दोनों लोग वहाँ से निकल गए, साथ छूट गया, हमारा मन हटने लगा। तो उसके बाद से फिर हमने अपने पिताजी से कहा, पापा से कहा अपने कि पापा अब हम भी वहाँ नहीं पढ़ेंगे, आप हमको MSI में दाखिला करवा दीजिए। तो बड़ा नाराज़ हुए पिताजी हमारे, नहीं मान रहे थे। तो हमने दबाव बनाया अम्मी के ऊपर अपने कि आप ही कह के करवाइए।
तो माने फिर उसके बाद से हमने फर्स्ट ईयर तक की पढ़ाई 2007 में हमने हाई स्कूल वहाँ से पास किया था। फिर फर्स्ट ईयर पास किया वहाँ 2008 में। उसके बाद से थोड़ा सा हमारा मन विचलित हो गया पढ़ाई से, जैसे फिर साथी निकलने लगे और हमको माननीय आजम खान साहब का भाषण देखने लगे और एक राजनीति की तरफ मतलब हमारा मन लगने लगा राजनीति की तरफ। तो उससे राजनीति की तरफ जाने से मतलब ये हुआ कि हमारी पढ़ाई में दिल हटने लगा। तो फिर हमने कह दिया घर पे कि अब हमारा मन नहीं लग रहा पढ़ने का। तो मार खाया गया, पिताजी बहुत डांटे मारे उस टाइम, समझाने की बहुत कोशिश किए परिवार वाले, मगर क्योंकि हम बेइज्जती मतलब अपने आप को लगना नहीं चाह रहा था कि आदमी कहीं से पीछे हटे। और जिस चीज़ में चाहते थे तो कामयाबी चाहते थे कि हम कामयाब हो, जिस चीज़ में लगे, चाहे पढ़ाई हो चाहे राजनीतिक विषय पे हो। तो उसमें हमारा मन नहीं लग रहा था, इस वजह से हमने छोड़ दिया एकदम। हमने मार खाया, पीट खाया, छोड़ दिया पढ़ाई। फिर उसके बाद से हमको राजनीति में इंटरेस्टेड हो गए। राजनीति में हम माननीय आजम खान साहब, माननीय मुलायम सिंह, माननीय उस टाइम तो अखिलेश यादव जी उतना मतलब एक्टिव नहीं थे राजनीति में। 2008 की बात हम कर रहे हैं, उतना एक्टिव नहीं थे एक्टिव मगर उतना नहीं थे। तो आजम खान और मुलायम सिंह यादव जी से जब भाषण सुनते थे तो हमारा भी बहुत मन करता था कि इनकी तरह हम भी जन नेता बने। हम भी छोटे ही स्तर से शुरुआत किए और करा जाए और लोगों की कम से कम जितना हो सकता उतनी मदद किया जाए। तो उसी कुछ सिलसिला बढ़ाते हुए हम समाजवादी पार्टी, पहले तो हम निर्दलीय अपना जैसे युवा नेता का बोर्ड लगा दिए, क्योंकि बोर्ड ही से उस टाइम पहचान मिलती थी। हमने बोर्ड लगाना स्टार्ट कर दिया वार्ड में कि इरशाद अहमद युवा नेता। फिर उसके बाद से हमारी नज़र महानगर समाजवादी पार्टी के लोगों को पड़ी। वहाँ नगर अध्यक्ष थे हमारे साहब अंसारी साहब, उन्होंने कहा कि आप पार्टी से जुड़िए, मजबूती दीजिए, और उन्होंने हमको सम्मानजनक वार्ड अध्यक्ष उस टाइम 2009 में हमको उन्होंने बनाया। फिर उसके बाद से हम पार्टी के लिए लगातार काम करते गए। 2012 के चुनाव में बहुत मेहनत किया, हमारे जितनी मतलब हमारी क्षमता थी हमने उससे कहीं ज़्यादा खर्च किया अपना ताकत, मगर हम लोग चुनाव हार गए। फिर उसके बाद 2015 में हमको माननीय विजय बहादुर यादव जी से हमारी मुलाकात हुई। उनका नेचर और उनका स्वभाव इतना अच्छा लगा हमको कि हम आज तक उनके समझ लीजिए कि मुरीद हो गए एक तरीके से। जिस तरीके से वो जन सेवा करने की उनकी सोच है, हम उस सोच के मुरीद हो गए। उनके नहीं कह सकते, उनकी सोच के हम मुरीद हो गए, क्योंकि वो जन सेवा करना चाहते हैं। कभी भी हमने उस टाइम से 2015 से आज तक जब जब हमने उनसे मदद मांगा है आवाम के लिए, जो हमारी गरीब जनता परेशान हाल, जो किसी तरीके से प्रताड़ित हुई, उनके लिए हमारी आवाज़ कहीं कहीं दबा दी जाती है। हम उस लेवल पे नहीं लड़ाई लड़ पा रहे हैं जनता के लिए, तो हम कहीं ना कहीं माननीय विजय बहादुर यादव जी से कहकर और उनसे मदद लेकर आवाम को मदद दिलाने का काम करते हैं। और उन्होंने यही कहा था जब हम उनसे जुड़े थे कि बेटा जन सेवा करना, राजनीति में अगर आए हो तो जन सेवा के लिए एकदम समर्पित रहना, और ईश्वर चाहेगा तो बहुत आगे जाओगे, और ईश्वर चाहेगा तो सब कुछ मिलेगा। ये पद से कुछ नहीं होता है। आप चाहिएगा, आपके अंदर क्षमता रहेगी तो पद आपके पास आएगा। लोग खुद कहेंगे, अगर जनसेवा आपकी पसंद आएगी लोगों को, तो लोग खुद कहेंगे कि आप चुनाव लड़िए। अब वही हुआ 2015 से जब हमने जनसेवा स्टार्ट किया। माननीय विधायक जी से माननीय जियाउल इस्लाम साहब भी हमारे अच्छे बड़े भाई की तरह हैं, अच्छे शुभचिंतक हमारे हैं, हमारी केयर करते हैं यकीनन। माननीय विधायक जी भी हैं, विजय बहादुर यादव जी पूर्व विधायक हैं इस वक्त। तो इन दोनों लोगों ने हमारी बहुत मदद किया उस टाइम से हमारी बहुत मदद किया। उस टाइम लगातार हमने क्षेत्र में 2 साल मेहनत किया, लगातार 2 साल 2.5 साल, क्योंकि सत्ता भी थी उस टाइम। जितना जैसे हमारी समाजवादी अखिलेश सरकार में विधवा पेंशन चलती थी, वृद्धा पेंशन चलती थी, बेरोजगारी भत्ता चलता था, और क्या नाम है, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए साइकिल बांटने का काम श्रम विभाग कर रहा था। तो ये सब सारे फॉर्म को हम लोग बैठ के इसी कमरे में बैठकर हम भरवाया करते थे। और माननीय विधायक जी, माननीय जियाउल इस्लाम साहब हमारी मदद करके जो
पात्र लोग होते थे यकीनन उन तक उनको योजनाओं से उनको जोड़ दिया जाता था। तो ये सब चीज़ हमारे बहुत काम आए। जिनका राशन कार्ड नहीं था, हमने राशन कार्ड उस टाइम भी बनवाया जब से हम पार्षदी जीते हैं। लगभग 200 से 250 लोगों का अपने आवाम के जिनके पास राशन कार्ड नहीं था उनका राशन कार्ड बनवाया जा रहा है। फिर यही सिलसिला चलते चला आया। उसके बाद आज जब समय आया हमको अपनी फसल को, एक फसल होता है कि किसान जब फसल बोते हैं तो फिर उसको काटने का समय आता है, तो हमने माननीय विधायक जी से बात कहा और माननीय जियाउल इस्लाम साहब हमारे जो एक कद्दावर पार्षद माने जाते हैं, 5 बार के पार्षद हैं। जी। और उन्होंने ये बताया कि उनका जो क्षेत्र है वहाँ 62% आबादी बहुसंख्यक है हिंदू की, और जो बची संख्या वो अल्पसंख्यकों की है। तो वहाँ सारे समुदाय के लोग बड़े लोकप्रिय हैं और वो 5 बार जियाउल इस्लाम जी वहाँ पार्षद रहे हैं, काम भी किया है। इंडिया टुडे में उनके काम की सराहना भी हुई। और एक युवा आप भी हैं, आपसे बात करेंगे, आप कुछ कह रहे हैं। जैसे हम लोगों को अभी तो शुरुआत थी, हमको उन्हीं से सीखना था और बहुत कुछ सीखा भी, क्योंकि सीखने की लगन थी हमारे अंदर। हम सीखना चाह रहे थे और कुछ करना चाह रहे थे। जहाँ कहीं कमी बेसी होती थी हम उनसे सरपरस्ती उनकी मिलती थी हमको। माननीय पूर्व विधायक जी भी सरपरस्ती दिया करते थे। जहाँ हम गलत होते थे वो हमको समझाते थे और जनहित के मुद्दे को बताते थे किस तरह से करना है, और जितनी मदद हो सकती थी वो उन्होंने किया हमारी। उसके बाद से हम बता रहे हैं कि 2017 में माननीय विधायक जी और माननीय जियाउल इस्लाम साहब से हमने अपना विचार रखा कि हम भी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। हमको भी जनता का समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा ठीक है लड़िए चुनाव। हमको समाजवादी पार्टी से टिकट भी दिया गया। माननीय पूर्व विधायक जी ने कहा एकदम हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। हमको क्षेत्र में उतार दिया। हमारे वार्ड से लगभग 21 कैंडिडेट हमको लेकर, 20 कैंडिडेट अपोजिट और एक हम, 21 और एक नोटा अगर ले लिया जाए तो 22 कैंडिडेट हम लोग थे, क्योंकि नोटा भी हमारे वहाँ 46 वोट पाई थी। तो उसमें सार्वजनिक वोट हम पाकर पार्षद बन गए। और एक ये भी था, एक जाफरा बाज़ार का अभी तक जो हमारे याददाश्त में है, 2000 से चुनाव से जब बाबा पाठक जी जीते थे तो वो भी 80-86 वोट से जीते थे। फिर उसके बाद से तौर हुसैन साहब आए थे, वो भी लगभग 100-108 वोट से जीते थे। फिर उसके बाद से रीता रावत जी आई थी 2012 में, वो जीती थी लगभग 110 वोट से वो जीती थी। अभी तक का 387 वोट से हमने यहाँ से बढ़त बनाई अपनी, सबसे ज़्यादा वोट पाकर। लगभग वोट ज़्यादा भी पाया, 1315 टोटल वोट पाया हमने। अभी तक इतना वोट कोई पाया भी नहीं था यहाँ से। 1100 में 2012 में तो 3700 पे 721 वोट पा के जीत हो गई थी। भाजपा 610 वोट पाई थी और रीता रावत जी पाई थी। इरशाद जी, आप लोकप्रिय हैं अपने वार्ड नंबर 49 में। हमने लोकप्रियता सर्वे की हमारी टीम ने, आप काफ़ी लोकप्रिय हैं और लोगों के बीच आपकी एक अच्छी पकड़ है और आप जीत कर आए। सारे पार्षदों के लिए, वो चाहे विधायक हो, पार्षद हो, सांसद हो, राजनीतिक रूप से अगर वो जनता के बीच है तो 2020-21 का वो समय जहाँ मदद के लिए सबसे ज़्यादा हाथें आगे आईं और जो गरीब थे, क्योंकि रोज़गार लोगों का ठप हो गया, लॉकडाउन लग गया, जो रोज़ कमाकर खाने वाले लोग हैं उनका जीवन कैसे। हमारे यहाँ एक बड़ी अच्छी व्यवस्था है इरशाद जी, आप देखते भी होंगे कि विदेशों में समाज की सेवा के लिए एक मंत्रालय का गठन किया जाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है। हमारे यहाँ की खूबसूरती इतनी लाजवाब है कि समाज खुद बाहर निकल के आता है। कोविड के पहले समय में देखा आपने भी लोगों की मदद की, पूरी सब्जी बंटवाना या लोगों को राशन देने के काम, सब्जी देने का काम आपने किया। लेकिन एक युवा ऐसी भी थी विंग लोगों की, हर मोहल्ले में समाज सेवा की जो खिचड़ी बनाना, पुलिस के द्वारा उनकी मदद लेकर लोगों का वितरण कराने का काम, लोगों की मदद करने का काम लोग कर रहे थे। इरशाद जी, आपने अपने पार्षद हैं, अपने वार्ड के लिए कोविड के दौर में क्या किया? सबसे पहले तो कोविड के दौर में हमने सैनिटाइजेशन शुरुआत की और दवाइयों का छिड़काव सबसे पहले, सबसे ज़रूरी वो चीज़ थी। फिर धीरे धीरे जब वक्त बीतता गया तो हम लोगों को एहसास हुआ कि जनता को अब परेशानी हो रही है। जो गरीब जनता है, जिनके पास रोज़ की कमाई होती थी, वो किस तरीके से खाएंगे
अल्लाह पाक ने हमारे जहन में डाला कि उनके लिए भी कुछ होना चाहिए। तो लगातार हम लोगों ने मेहनत किया था। 200 परिवार को हमने लगभग 15 दिन का राशन पैक कराकर उस टाइम पिछले मतलब 2020 वाले कोरोना काल में हमने बांटा। फिर उसके बाद से जो ज़रूरतमंद थे, जिनको दवाई की भी ज़रूरत थी, कुछ परिवार ऐसे थे, तो उनकी जितनी मदद हो सकती थी पैसे से 200-400-500, जिनको जो लगता था कि इतने में इनका काम चल जाएगा, कुछ कहीं कुछ ज़्यादा भी लगता था तो उनकी भी धीरे से किसी तरीके से पहुंचा दिया जाता था कि किसी को पता भी ना चले। और हमने सबसे बड़ी चीज़ ये किया कि हमने फ़ोटो किसी की नहीं खींचा। जो एक चल रहा था, ट्रेड चल रहा था, क्योंकि उनकी भी थोड़ा सा समाज में इज्जत है और वो मजबूर थे। ज़्यादा ऐसा नहीं था कि वो चाह रहे थे, उनकी मजबूरी उनको करवाना, उनको मजबूरी समझ ली उनके सामने थी, वो किसी से कह नहीं पा रहे थे। कुछ ऐसे परिवार भी होते हैं जो किसी से कुछ कह नहीं पाते हैं, किसी से कह नहीं पाते। उन्हीं परिवारों को हम लोगों ने जो कह लेता था वो तो सबसे कह कर ले लेता था, पर हम लोगों ने सर्वे करके अपनी टीम से, हमारी पूरी टीम थी जिसमें 20 से 25 हमारे साथी थे, दोस्त थे, वो सभी अपने अपने एरियो में, हमारे वार्ड के 7-8 मोहल्ले जो हैं, उन सभी मोहल्लों में हम अपने दोस्तों को एक्टिव किए, 2-2 दोस्तों को, और लग कर वो सब छानबीन किए। छानबीन करने के बाद काम हमारा आगे बढ़ा। साथ जी हमने देखा उस समय के पेपरों में भी निकलता था, लोग फ़ोन भी करते थे, और ये देखा गया कि जो लोग, कई लोग स्वाभिमानी होते हैं, 15,000 20,000 के वो जॉब करेंगे, अगले महीने में किसी से ले लिया, घर से खर्च चलाया, मतलब स्वाभिमानी होते हैं, उनको कुछ पैसे मिल रहे थे। उनका ये कहना था कि जब समाज सेवा के लिए लोग आगे बढ़ रहे थे, घरों के पास लाकर वो राशन के बोरे, सब्जी दे रहे थे, पूरे मोहल्ले के लोग जो गरीब थे वो ले रहे थे, लेकिन वो स्वाभिमानी लोग नहीं जा सकते थे। सीताराम जायसवाल जी ने भी मदद की, जो बड़े बड़े नेता थे मदद की, और लोगों ने ये कहा कि ऐसे लोग जो फ़ोन करते हैं उनको लाकर घर दे दिया जाए, फ़ोटो खींचने की नए समाज में ऐसी दिक्कतें आई, और आपने बताया है कि हमने लोगों का फ़ोटो नहीं खींचा, हमने ऐसी सेवा की। इरशाद जी, आप युवा हैं, जो दूसरी लहर आई उसमें युवाओं को ज़्यादा अटैक किया इस कोरोना ने, फिर भी हमने देखा कि युवा किस तरह से समाज के बीच मदद कर रहे हैं। इरशाद अहमद जी, अब चुनाव का वक्त 5 से 6 महीने बचे हुए हैं, समाजवादी पार्टी भी हुंकार भर रही है, सारी पार्टियां कोई प्रबुद्ध सम्मेलन करा रही है, कोई प्रबुद्ध सम्मेलन यात्रा निकाल रहा है। क्या है आपकी पार्टी के एजेंडे, और आप एक युवा हैं, किस तरह की सोच एक युवा के लिए आपकी पार्टी की होनी चाहिए, किन एजेंडों के साथ आप चुनाव में जाएंगे? हमारा एजेंडा साफ है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया है कि हम पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरियां सबसे पहले दिया जाएगा, 300 यूनिट बिजली। अभी तक तो जो घोषणा हुई है वही हम बता रहे हैं, अब बाकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो तय करें। मगर हमारी एक सोच है कि युवाओं को ख़ास तौर से ख्याल रखा जाए, क्योंकि देश की 65% आबादी युवाओं की है। अगर युवा रोज़गार पाएगा तो देश में सब खुशहाल रहेगा। हर घर में 2 युवा 3 युवा हैं, मगर बेरोज़गार हैं। इस सरकार ने सारे रोज़गारों को ख़त्म कर दिया है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से नौकरियां, वैकेंसियां निकल रही हैं, मगर उनकी तनख्वाह अगर देखिए तो आप, अभी हमारे नगर निगम में 512 या कुछ पदों पर भर्तियां हो रही हैं, जिसमें 7700 रुपये की सैलरी मिलेगी उनको। अब आप बताइए, 7700 रुपये में उसको रोज़गार में जोड़ दिया गया। इस सरकार में यही हो रहा है, जितनी नौकरियां हैं सब खत्म हो रही हैं, और आगे इनका कोई प्लानिंग नहीं है। अभी इस वक्त आप देख सकते हैं कि सिर्फ बातें हो रही हैं, आंगनबाड़ियों की भर्ती की बात हो रही है। अब इस वक्त सारी सरकार अब जागी है। जो विपक्ष हल्ला गुल्ला मचाया है तो वो भी पूरी तरीके से नहीं, सिर्फ और सिर्फ हवाई दावे जो भी हो रहा है। अब माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, हमको पूरा भरोसा है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने जो कहा है वो पूरा करेंगे, क्योंकि हमको वो दिन याद है पिछली सरकार में एक्सप्रेसवे, ये आगरा एक्सप्रेसवे हमारे घोषणा पत्र में नहीं था, मगर
ड्रीम प्रोजेक्ट में आ गया उनके, अखिलेश यादव जी के, माननीय अखिलेश यादव जी के। तो 22 महीनों में उन्होंने वो तैयार करके दिखा दिया। उसी के बाद क्या नाम है, केंद्र मंत्री नितिन गडकरी जी, परिवहन विभाग, बयान दिए थे कि हम 20 या 29 सड़क, याद नहीं आ रहा कितनी संख्या थी, वो बताए थे कि हम भी ऐसी सड़कें बनाएंगे। हाँ, इस टाइप की सड़क, सुखोई उतरे। हाँ, सुखोई चले, विमान उतरे, जेट उतरे। बीजेपी कह रही है गड्ढा मुक्त यूपी होगा, हमने विकास किया है। अखिलेश जी का नारा था विकास बोलता है, तो बीजेपी ने कहा कारनामे बोलते हैं। 4 यूनिवर्सिटी आपके गोरखपुर में खुल गई, चिड़ियाघर आप देख सकते हैं, नौका विहार का विकास हुआ है। क्या कहना चाहेंगे इस पे? सरकार कह रही है हमारे काम बोल रहे हैं, विकास बोल रहा है, बीजेपी का कहना है। देखिए, बोलने को तो बहुत कुछ बोली सरकार ने। बोला कि 2 करोड़ रोजगार युवाओं को देंगे। आज आप देख लीजिए धरातल पे क्या है। और 4 विश्वविद्यालय की जो बात हो रही है वो अभी तैयार नहीं है, उसका सिर्फ और सिर्फ शिलान्यास हुआ है। 30 हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज देने की बात की, एक बरेली में और एक गोरखपुर में आपका एम्स 2 पूर्ण रूप से अब चालू होने की स्थिति में, यहाँ तो ओपीडी भी शुरू हो गया है। 4 एम्स की जहाँ तक बात आप कर रहे हैं, तो आपको याद होना चाहिए, आप आरटीआई दाखिल कर लीजिए, आरटीआई, तो आपको पता चल जाएगा कि एम्स की ज़मीन माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार। ये तो परंपरा रही है, कोई और सरकार से शिलान्यास कराती है, दूसरी सरकार उसका उद्घाटन करती है। तो ये हमारा कहने का मतलब ये है, जब अखिलेश यादव जी महेसरा की तरफ ज़मीन दे रहे थे, तो यही योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने उस पर अड़चन लगाया। कितना दिन अड़चन लगाया कि वहाँ से हमको हटना पड़ा। माननीय अखिलेश यादव जी को उस तरफ को, उस एरिए को छोड़ना पड़ा और लाकर नंदानगर एयरपोर्ट के पास गन्ना किसानों से खरीद कर ज़मीन देना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी प्राइवेट हॉस्पिटल अपनी खुद की बना रहे थे। आप जनहित की बात कर रहे हैं, आप अपनी हॉस्पिटल के लिए वहाँ एम्स की ज़मीन देने से एकदम मतलब परहेज कर रहे थे, गुरेज कर रहे थे कि अगर इधर एम्स खुल जाएगा तो हमारी हॉस्पिटल बैठ जाएगी। तो ये सब बातें हैं। और रही बात कि आपने जो बात कहा कि ये सरकारों का काम है, तो हम आपको बता दें, ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस वे मिला, वो माननीय अखिलेश यादव जी की देन है। तो योगी जी ने क्या कहा कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे था आपने बनवाया नहीं, आपने 1400 करोड़ रुपए का उसमें बजट दिखाया और हम आपसे कम बजट में एक्सप्रेसवे बनवा रहे हैं, उसका उद्घाटन भी होने वाला है। आप देख लीजिए, अभी उद्घाटन नहीं हुआ है। सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को पता चला 2 जहाँ से वो रोड टूटी हुई है, पूरा भसक गई। आप बताइए, ये भ्रष्टाचार का भेंट नहीं चढ़ा रहे हैं? वो वैसे, और उसके बाद उनकी पूरी सरकार में उनकी 4.5 साल की सरकार गुजर गई, अभी तक नहीं बन पाया। अभी पेपर में निकला था कि किस तरह का विकास हुआ है। ओवैसी जी आए हैं, ओवैसी जी ने कहा कि हम यहाँ 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार लड़ाएंगे। मुसलमानों की हक और हुकूक की बात करते हैं ओवैसी जी। उनका ये कहना है कि जब चुनाव आता है तो अखिलेश यादव एम और वाई की बात करते हैं। एम मतलब मुस्लिम, वाई मतलब यादव। नहीं। बता रहे हैं अब जो परिभाषा तय हुई है, अभी एक मेन स्ट्रीम मीडिया पे अखिलेश जी ने बताया एम और वाई का मतलब, लेकिन उनका ये कहना था, लेकिन उनका ये कहना था, ओवैसी जी का ये कहना था, वाई और एम की बात करते हैं, एम उनको वोट दे देता है तो सत्ता में जाने के बाद एम को भूल जाते हैं, वाई पर ध्यान देते हैं, मतलब कि मुस्लिम को भूल जाते हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा तो हमारे हिसाब से बिल्कुल गलत है। और जो हमारी विरोधी पार्टियां हैं, जो भी, ये उनका सोचना है। हमारे एम वाई का मतलब अखिलेश जी ने क्लियर कर दिया है। वाई मतलब युवा, एम मतलब महिला। हम महिला और युवाओं को लेकर चल रहे हैं। ये मुस्लिम और यादव तो हमारी विरोधी पार्टियों ने तय कर लिया है कि ये ऐसे परिभाषा। इस बार मुस्लिम किसके तरफ? ओवैसी जी बात करते हैं कि जब 9% वाला मुख्यमंत्री बन सकता है तो 19% वाला क्यों नहीं? क्यों हम केवल सत्ता बनाने के लिए हैं? क्यों हम केवल सरकार बनवाने के लिए हैं? क्यों मुसलमान मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है? उनका ये कहना था कि भाई 9% यादव हैं, वो मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं तो 19% वाला क्यों नहीं? देखिए, मसला इस बात का है, 9 और 19 से हमको नहीं मतलब है।
जब हम देख रहे हैं हमारा काम सारा हो रहा है और माननीय अखिलेश यादव जी बहुत कुछ किए, अब कहने की बात है वो तो, अब कहने की बात सही है और हकीकत भी है, साक्ष्य भी मिलेगा कहीं ना कहीं से ढूंढा जाए तो। बी टीम का काम कर रही है MIM, आप देख लीजिए वो कितनी बी टीम है? समाजवादी पार्टी कह रही है कि बसपा बी टीम है, ओवैसी जी की पार्टी वो भी बी टीम है। तो एक मिनट, आप जो कह रहे हैं बसपा का, आप इस 4.5 साल की सरकार में बहन जी को कहीं देखा विरोध करते हुए? तो हम बी टीम ना माने तो क्या माने? हमारे जहन में नहीं आएगा कि मायावती जी सरकार का विरोध ही नहीं कर रही हैं। बी टीम तो आप भी हुए, आप जैसे बताए समाजवादी पार्टी के आपका दावर, आप लोग युवा कार्यकर्ता हैं, आप पार्षद भी हैं, लगातार लोगों की मदद भी कर रहे थे, कार्यकर्ता तो सक्रिय थे। लेकिन अखिलेश जी का जो संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ है, वो पूरे लॉकडाउन में आप बताइए अपने संसदीय क्षेत्र गए हों, आते थे, ट्वीट करते थे, और वैक्सीन पे उन्होंने कहा कि ये मोदी वैक्सीन है, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने अब्बा जान को उन्होंने टीका लगवा दिया। जैसे आपने अभी कहा कि संसदीय क्षेत्र में, तो जब कोरोना काल चल रहा था तो माननीय अखिलेश यादव जी ने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से कहा था कि जनता के बीच रहिए, जो संभव मदद हो सके उनकी करिए। और रही बात क्षेत्र में आने की, तो हम आपको याद दिलाना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी के अब्बा जान का इंतकाल हुआ था, वो उसमें शरीक नहीं हो पाए थे। इस दुख की घड़ी में वो नहीं शरीक हो पाए। हमारे कार्यकर्ता माननीय अखिलेश यादव जी के सिपाही आजमगढ़ को संभाले हुए थे, कहीं से कोई दिक्कत सामने नहीं आ रही थी। अखिलेश जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर करके ऊर्जा भर रहे थे कार्यकर्ताओं में, लेकिन घर से नहीं निकल रहे थे। लोगों का कहना है विपक्ष की भूमिका बता रहे हैं हमको, भारतीय जनता पार्टी में विपक्ष की भूमिका उन्हीं के 2 सांसद निभा रहे थे, ब्रजेश पाठक थे, किशोर जी थे, लेकिन विपक्ष नगण्य था, मूकदर्शक था, घर से नहीं निकलते। कार्यकर्ता तो निकलते थे, लेकिन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं निकलते थे। विपक्ष की भूमिका तो उन्हीं के 2 सांसद निभा रहे थे। हमारा कहने का मतलब, अगर आपका परिवार है, आपके परिवार में 10 लोग हैं, 10 कमाते हैं, आप इस बात का जवाब दीजिए। 10 लोग अगर परिवार में, तो कमाने वाले 1 ही 2 होते हैं ना। तो अगर परिवार के लोग लग के काम कर रहे हैं जनता के हित में, तो आपको इस बात से क्यों आपत्ति है? सब निकले ये ज़रूरी है? सब निकले ये ज़रूरी तो नहीं ना है। आप खुद सोचिए, कार्यकर्ता मोर्चा संभाले हुए थे और प्रेरणा देने वाले माननीय अखिलेश यादव ही जी थे। उन्हीं ने कहा था, उन्हीं का आदेशित हुआ था, आदेश आया था कि सभी कार्यकर्ता अपने क्षेत्रों में। और रही बात कि उनके ना निकलने की, तो ये आप दावा नहीं कर सकते हैं कि वो नहीं निकले। जहाँ तक संभव था उन्होंने निकला और उन्होंने प्रयास किया और हर तरीके से जनता के हित के लिए काम किया उन्होंने। अब रही बात कि हमारे विरोधी जो कह लें, कहने की बात है, अब वही है। एक बात आपको रोक रहे हैं, इस कोविड के दौर में सब किसी ना किसी ने अपने किसी करीबी को खोया है, या करीबी बीमार रहा हो। आपके भी करीबी हो सकते हैं, हमारे भी करीबी हो सकते हैं, सबके करीबी हो सकते हैं। आपने देखा किस तरह से कोरोना ने तांडव मचाया, और इस समय वैक्सीनेशन की लाइन देख रहे हो, रोज़ एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पे 2.5 करोड़ वैक्सीन लगे। जहां आप देख रहे होंगे सारे देश में वैक्सीन का मतलब कि कहाँ से वैक्सीन आ जाए, भारत आयात कर रहा है, तो कहीं से कोई वैक्सीन मंगवा रहा है कि अपने देश के नागरिकों को लगा दिया जाए। उस दौर में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये कहना कि ये किसी पार्टी की वैक्सीन है, ये मोदी वैक्सीन है, इसको कहाँ आप सही मानते हैं? ये भ्रम फैलाना हुआ कि नहीं? अच्छा, पार्टी का ये कहना है, बीजेपी का ये कहना है कि अखिलेश यादव ने भ्रम फैलाया। आप किसी बात को गलत दिशा दे दीजिए तो उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। हर बात का पॉजिटिव भी मतलब होता है, निगेटिव भी मतलब होता है। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा, जब हर उत्तर प्रदेश के हर आदमी को वैक्सीन लग जाएगी तो हम भी लगवा लेंगे। अब उसको गलत तरीके से पेश किया गया जनता के सामने और विपक्षियों के द्वारा, हम लोगों के विपक्षियों के द्वारा, तो इसके ज़िम्मेदार हम नहीं हैं। आज उनका आप बयान देख सकते हैं, उन्होंने तो कहा कि 23 करोड़ आवाम उत्तर प्रदेश की सब लग जाए, बचेगा हम भी लगवाएंगे।
अखिलेश जी ने इतना विकास किया था, विकास बोलता है, यूपी को ये 7 पसंद है, बसपा से उन्होंने गठबंधन किया, जनता ने नकार दिया। अगर इतना विकास हुआ होता तो जनता उनको दोबारा चुनती। उन्होंने कहा कि हमने सारे विकास किए हैं, सरकार उद्घाटन पर उद्घाटन कराई है, हमारे शिलान्यास का शिलान्यास कराई है, सरकार नाम बदल रही है, रंग बदल रही है। हम इस बात पे आपको बताना चाह रहे हैं, देखिए हमारी सरकार में हकीकत में काम बोलता था। इस बात का गवाह है काम, इस बात का गवाह है काम। आप जाकर देख लीजिए सूरजकुंड का फ्लाईओवर, आप नकहा का फ्लाईओवर देख लीजिए, आप डोमिनगढ़ का फ्लाईओवर देख लीजिए। तो जनता ने क्यों नकार दिया आपको? हम प्रचार नहीं कर पाए। हमको गरीबों का पैसा गलत जगह खर्चा करना नहीं आया। हम अगर 5 किलो राशन दे, अब 15 किलो वाला झोले पे फ़ोटो खिंचवा लेते तो हम भी आज कामयाब होते, हमारी भी सत्ता में, हम सत्ता में होते, हमारी सत्ता नहीं जाती। मगर हमने ये काम नहीं कर पाया। आज गली बन रही है तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी का गोरखपुर क्षेत्र में लगाया जा रहा है लोकार्पण पत्थर। हमारी सरकार में आप दिखा दीजिए, बड़े बड़े कामों पे दिखा दीजिए, माननीय अखिलेश यादव जी के पत्थर नहीं लग पाए। आप जाके देख लीजिए सूरजकुंड ओवर ब्रिज पे जो माननीय अखिलेश यादव जी ने, माननीय पूर्व विधायक विजय बहादुर यादव जी की पहल पे 3 साल से काम रुका हुआ था, उनकी पहल पर उस टाइम सांसद जी हुआ करते थे, मुख्यमंत्री जी उस टाइम सांसद हुआ करते थे। वो चाहते, केंद्र में सत्ता थी उनकी, वो चाहते तो रेलवे से बात करके वो जो ज़मीन हम लोगों ने 7 करोड़ रुपया या 6 करोड़ रुपया कमोबेश हम लोगों ने लीज पर लिया है, अखिलेश यादव जी ने जो लीज पर लिया वो ज़मीन पैसा देकर रेलवे से, वो मुख्यमंत्री जी निःशुल्क दिला सकते थे मंत्रालय में बात करके, क्योंकि सांसद हुआ करते थे, उनके पार्टी की सरकार हुआ करती थी। मगर वो 3 साल से उस काम को रुका देखकर पीछे हट गए, जिसमें हमारे पार्टी के विधायक माननीय विजय बहादुर यादव जी को संज्ञान में लाया गया। वहाँ की जनता ने एक मोर्चा खोला, वहाँ उसका विकास मंच बना। हमको उस नाम नहीं याद आ रहा किस नाम से बना था, हमको ये याद है कि वहाँ एक टीम गठित हुई थी, एक मोर्चा बना, वो मोर्चा माननीय विधायक जी के पास गया और विधायक जी ने संज्ञान लिया और उस मुद्दे को माननीय अखिलेश यादव जी के सामने रख कर 6-7 करोड़ जो भी लगभग 6-7 करोड़ रुपया लीज पर दिया और उस ओवरब्रिज का रास्ता निकाला। आज आपके वो सामने है, फीता नहीं कट पाया। उनके पार्टी के जब सरकार हमारी गई तो कुछ लोग भाजपा का वहाँ से लोकार्पण पत्थर लगाने, जिसका हम लोगों ने विरोध भी किया, आज भी वो खाली पड़ा हुआ है। उस पर अखिलेश यादव जी का पत्थर नहीं लग पाया, सिर्फ और सिर्फ ये दोगली नीति चलने की वजह से। इस सरकार में जो हमारे काम था, हमारे काम के पत्थर को अभी ताज़ा हम आपको बता दें, महाराजगंज जिले में महिला अस्पताल का 100 बेड का अस्पताल बनाया माननीय अखिलेश यादव जी ने, जिसका सचाक्ष पत्थर लगा हुआ था, उसको तोड़कर भाजपा अपने नेताओं का बोर्ड लगा रही है। ये सब क्या है आप खुद देख सकते हैं हमारा काम। और यही नहीं, एक गली मेरे जाफरा बाज़ार वार्ड में 3 सड़क बनी थी, जिसमें आज भी 2 सड़क अभी भी मौजूद है और फ्रेश मौजूद है। थोड़ी बहुत डैमेज हुई होगी, जो 15 में बनी और आज 21 चल रहा है। आप देख लीजिए 22 आने वाला है, 7 साल हो गया है। वो भी जनता द्वारा पाइपलाइन के कनेक्शन के लिए जो डैमेज हुई है वही हुई है। आज भी गिट्टी एक भी उखड़ी नहीं है। और हम अभी जल्द ही आपको बता रहे हैं कि पिछले 8 महीने में हमको मुख्यमंत्री जी द्वारा सड़क मिली, एक मुख्य मार्ग को आप चलिए निरीक्षण करा दें, सड़कें उखड़ना स्टार्ट हो गई किनारे से, एक ही बारिश। अभी पहले मुख्यमंत्री कह रहे हैं गड्ढा मुक्त यूपी करेंगे। आप गड्ढा मुक्त की बात कर रहे हैं, हम लोग पार्षद हैं। जब शहर की वार्ड के विकास की बात आती है तो जनता सबसे पहले पार्षद को याद करती है, विधायक को नहीं याद करती है, सांसद को नहीं याद करती है, मेयर को नहीं याद करती है। इसलिए नहीं याद करती है कि पार्षदों से बहुत आसानी से बात हो जाती है, भेंट हो जाती है, अब बहुत तरीके से आदमी डील कर लेता है। मगर उनके वहाँ उनका एक प्रोटोकॉल जब चलता है, विधायक जी के वहाँ, मेयर साहब के वहाँ, सांसद जी के वहाँ, उस तरीके से जनता बात नहीं रख पाती है, दबाव नहीं बना पाती है, जिस तरीके से पार्षदों के ऊपर जनता दबाव बना लेती है। मगर आज की डेट में आप देख लीजिए, सबसे ज़्यादा खस्ता हाल कोई की है तो नगर निगम की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 105 करोड़ के अलावा अभी तक 4.5 साल की सरकार में
एक रुपया नहीं दिया नगर निगम को। माननीय मेयर साहब ने बहुत प्रयास किया, उनको भगा दिया जाता था कि बजट नहीं है चोरों के लिए, ये बात कहकर कि चोरों के लिए भी बजट नहीं है हमारे पास। नगर निगम अगर चोर है तो इस वक्त नगर निगम ही सब कुछ कर रहा है, आप उसको चोर कैसे साबित कर सकते हैं? मुख्यमंत्री जी की बात है ये कि चोरों के लिए पैसा नहीं है। आज तक जो प्रस्ताव नगर निगम में माननीय महापौर जी द्वारा गया उसका पैसा नगर निगम को नहीं दिया गया। आप आरईडी को दे दिए, उस पैसे को डूडा को दे दिए, नगर निगम को नहीं दिया। अब वही डूडा वही आरईडी भ्रष्टाचार के भेंट पे चढ़ गई हमारी सड़कें। आप चल के देख लीजिए, 8 महीना हो रहा है, सड़कें की छूटने लगी। पहली बरसात में हम मौके पे दिखा सकते हैं, सबूत के साथ दिखा सकते हैं। हमने उसका प्रयास भी किया जांच करवाने के लिए, हमने डीएम तक को, मेरे पास स्पीड पोस्ट का टिकट भी रखा हुआ है, रसीद भी रखी हुई है। हम आपसे सहमत है, इस बार ने बहुत कुछ पोल खोला है और जिस तरह से शहरों में पानी जमे, जिस तरह से बाढ़ की स्थिति आई, जो हाई मतलब कि हाई लेवल के जो मोहल्ले थे जहाँ पर सड़कें अच्छी थी, चौड़ी चौड़ी सड़कें थी, आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से किस तरह से पानी लगा था, लोग ट्रैक्टर से और किस तरह से आने जाने के लिए मजबूर थे। इस बरसात ने बहुत कुछ पाइपलाइन खोला है कि किस तरह से नगर निगम की कमियां हैं और किस तरह से दिक्कतें हैं। इरशाद जी, डिप्टी सीएम ने कहा कि 60% में 60% में 100% में 60% हमारा है, 40 में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है। तो समाजवादी पार्टी को आप कहाँ देखते हो? वो कह रहे हैं कि 100 में 60% पा रहे हैं, जो 40 बच रहा है उसमें भी आधा पा रहे हैं, तो आप कहाँ हैं? वो तो वक्त बताएगा, जनता तय करेगी। ये हवाई मीडिया के माध्यम से, गोदी मीडिया साथी आप भी हैं, मगर आप जैसे पत्रकारों की देश की ज़रूरत है, जो हर व्यक्ति को लेकर चले, पक्ष को भी लेकर चले और विपक्ष को भी। हमारी आप देख लीजिए, आज की डेट में गोदी मीडिया विपक्ष को गायब कर देती है, एकदम जगह नहीं देती है। आज की डेट में ये वही एजेंडा प्रोपेगेंडा जो भी फैलाकर ये जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तो वक्त बताएगा कि 60 और 40, ये बात हम भी कह सकते हैं, 60 हमारा है, 40 में बंटवारा है। ये तो वक्त तय करेगा ना, अभी हम इस पे क्या कहें। और रही बात जल जमाव की, हम ये कहना चाहते हैं, आप इससे पहले हमको बता दीजिए कहाँ जल जमाव हुआ करता था, और इस जल जमाव का मेन कारण भी सुन लीजिए। ये जो मुख्यमंत्री जी हैं, हर जगह 2 दिन 4 दिन आकर जो टिक रहे हैं, अधिकारियों को काम करने का मौका कहाँ मिल रहा है? आप बताइए, आप प्रोटोकॉल निभा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री के आने से और काम तेज होना चाहिए कि कहीं मुख्यमंत्री नाराज ना हो शहर में, और आप कह रहे हैं उनके आने से विकास नहीं हो रहा। हम मुख्यमंत्री जी के आने से विकास होना चाहिए, तो घोषणा होनी चाहिए, तब विकास होगा ना। कितनी योजना जब आते हैं, सुनिए, लोगों का कहना है जब मुख्यमंत्री गोरखपुर में आते हैं कुछ ना कुछ दे ही के जाते हैं, या तो शिलान्यास करने आते हैं या तो उद्घाटन करने आते हैं। आप इस बात के लिए नगर निगम से पता कर लीजिए, हम नगर निगम से जुड़े हैं, हम नगर निगम के सदस्य हैं, हम नगर निगम से पार्षद है, इस वार्ड के क्षेत्र के पार्षद हैं। आप हमसे भी तो पता करिए, वो कहाँ दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, हमको इससे मतलब नहीं, हम क्या पा रहे हैं हमको इससे मतलब है। अगर आपका पड़ोसी 5 करोड़ पा गया और आप 5 रुपया नहीं पाए, तो आप अपना देखेंगे कि पड़ोसी का देखेंगे? वो कहने को आते हैं शिलान्यास करने, हमारा कहने का मतलब ये है सिर्फ कि जब नगर निगम बारी बनाता है, जब नगर निगम की बारी आती है, प्रस्ताव गया हुआ था, हमने प्रस्ताव उठाया था, हमारे अन्य सभी वार्ड के, हम नहीं, अन्य सभी 70 वार्ड में जिन जिन पार्षदों के वार्ड में जल जमाव का मसला था, उन सभी पार्षदों ने सदन में मुद्दा उठाया कि सैंपल वेल को सही करा दिया जाए। आज अगर सैंपल वेल सही हुआ होता तो कहीं जल निकासी की दिक्कत नहीं आती। यही रेगुलेटर नंबर 3 इलाही बाग पे 12 सैंपल वेल मशीन लगी हुई है, जिसमें 200 या 150 हार्स पावर की माननीय विजय बहादुर यादव जी ने हमारी सरकार में बढ़ाया था। सदन में क्वेश्चन मार्क लगाकर सदन में मुद्दा उठाया था, अखिलेश यादव जी ने दिया था। आप इस बात को बताइए, इस बात को हम आपके माध्यम से जनता से बताना चाहते हैं कि 7 मशीन बंद है, इसको कौन ठीक कराएगा और कब ठीक कराएगा? हर साल यही होता है कि इस बार सही हो जाएगी। आज हमारे इस बार सबसे ज़्यादा परेशानी हमारे वार्ड में हुई
हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन पानी रुक गया, जो कभी ये ऐसा हर कभी जगह हुआ समस्या आई नहीं। है। नहीं, हमारे वार्ड में कमर भर तक पानी, आ रहा है। देखिए एक कमर भर पानी है और एक सीने तक का पानी, इतना पानी। तो दिक्कत मुख्यमंत्री ने 20 सिटी बस दी है, इलेक्ट्रॉनिक बसें दी हैं गोरखपुर को। किससे दिए, किसके बता पैसों रहे से बता दिए? रहे बता अब इस रहे बात को- ये अलग इस बात हम जवाब बता है। दें, इस बात पे इलेक्ट्रॉनिक बसों पे बात हम बता रहे हैं। 14वें वित्त का पैसा आया था नगर निगम गोरखपुर में, उस पैसे को दबाव बनाकर मुख्यमंत्री जी ने इलेक्ट्रॉनिक बस के लिए दे दिया 10 दिया बस दिया, बता कैसे रहे हैं, दिया? बता। अब इस बात को हम बता रहे हैं, जो हमारा विकास का काम था, जो हमारी सड़कों का काम होना था, जिससे हमारे पाइपलाइन का काम होना था, जिससे हमारे पेयजल का काम होना था, उस पैसों को दबाव बनाकर मुख्यमंत्री जी दूसरी तरफ मतलब आपका ये कहना है कि ये बस भी अखिलेश यादव का नहीं। ये हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो क्षेत्र की जनता का पैसा था, जो तो उनकी सुविधा, वो तो जनता ही की सुविधा के लिए वो बस चाहते, वो चाहते तो अपने निधि, अपने डायरेक्ट, देखिए मैं बता रहा हूँ, जो पैसा आप बता रहे हैं नगर निगम का, वो भी जनता के लिए खर्च होता है, जनता के सेवा के लिए खर्च होता है। अब बसें भी तो जनता ही के लिए आ रही है। अभी तक हमारा कहने का मतलब आप नहीं समझ पाए। हमारा कहने का मतलब अभी तक जो भी 14वां 13वां 15वां वित्त का पैसा अवस्थापना, थोड़ा सा समय मिला था अवस्थापना में, कुछ पैसे बचे थे, बस वही थोड़ा बहुत पैसा मिला था अवस्थापना में, बहुत ज़्यादा नहीं मिला था, मगर 14वां 15वां मिला हम लोगों को हमारे कार्यकाल में। 13वां तो हम नहीं पा पाए, 13वें में हम पार्षद थे ही नहीं, 13वां वित्त जब चल रहा था। 14वां वित्त का कुछ पैसा हम पाए, जो हमारे वार्ड में जिससे सड़कें बनी, नाले बने। और 15वें से अभी एक हमारे टेंडर, 2 सड़क का टेंडर हुआ है, जिसका काम अभी बरसात को देखते हुए नहीं लग पाया है। इंशाल्लाह बहुत जल्द उसका, बरसात खत्म होते ही उस पर लोग स्टार्ट हो जाएगा काम उसको। हमारा कहने का मतलब ये है, आप जब अपनी तरफ से नगर निगम को नहीं दे रहे हैं, तो आप नगर निगम से क्यों ले रहे हैं? जो पैसे 14वें वित्त के लिए आ रहे हैं, जो 15वें वित्त पे आ रहे हैं, आप दबाव बनाकर क्यों उस पैसों को इधर उधर, आपका आरोप हमारा आरोप ये है कि नगर निगम नहीं दे पा रहे हैं, तो लीजिए तो ना कम से कम। हमारा उससे आप बता दीजिए, पहले बोर्ड जब चलता था नगर निगम का, हम तब पार्षद नहीं हुआ करते थे, मगर राजनीति में इंटरेस्टेड होने के नाते निगम जाया करते थे। तो जब सदन में बैठक हुआ करती थी, तो हर पार्षदों को सदन बोर्ड की बैठक में उस टाइम की सरकार द्वारा या जिस तरीके से पैसा दिया जाता था और उनके क्षेत्र में कार्य कराया जाता था। आज बोर्ड, हमारे नगर निगम की 18 बैठक पूर्ण तरीके से हो चुकी है, जिसमें हम लोगों ने इतना मुद्दा उठाया। आज भी हम अपने आपको प्रोसीडिंग फाइल दिखा देंगे, जिसमें दिखाया गया कि बजट को देखते हुए काम कराया जाएगा, ये जवाब दिया जा रहा है। और जिन कार्यों पे कहा गया इस कार्य को स्वीकृति दिया जाता है, उस कार्य को हम अभी प्रोसीडिंग दिखाएंगे। कागज की बात अगर करना चाहे तो आप, प्रोसीडिंग में दिया गया है, इस कार्य को जल्द से जल्द कराया जाएगा। इस बात को पूरा हो जाने दीजिए। मगर पिछली सरकारों में हर बोर्ड की बैठक में हमेशा हर पार्षद 5 से 10 लाख की रोड अपने क्षेत्र में करा लेता था। अगर उस नीति से अगर हम मान लें, तो अगर 18 बोर्ड की बैठक हुई तो हम 5 लाख की मान रहे हैं, हम ज़्यादा नहीं मान रहे हैं। 5 लाख के हिसाब से अगर 18 बोर्ड में पास हुआ होता, तो आज की डेट में मेरे वार्ड में 80 लाख रुपए मतलब आपके कहने का मतलब है कि पार्षदों के पास पहले से कम बजट आ रहा है विकास करने के लिए। ठीक है। भाजपा के समय में एक योजना आई, चिड़ियाघर बनाने की नींव रखी गई, प्रोजेक्ट मैनेजर बदलते रहे, फिर आपकी सरकार आई, उसमें भी प्रोजेक्ट मैनेजर बदलते रहे, डेट पे डेट। बीजेपी का ये कहना है कि मूर्ति रूप योगी जी के समय में हुआ, बीजेपी के समय में हुआ, मूर्ति रूप ले पाया वो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो 121 एकड़ में है। आपकी सरकार बनवा सकती थी, लेकिन आप केवल प्रोजेक्ट मैनेजर ला रहे थे। बीजेपी का ये कहना है कि आपकी मंशा नहीं थी विकास करने का, पूर्वांचल को आप लोगों ने पिछड़ा रखा। उनकी मंशा है, वो उनके विचार हैं, वो अपने विचार रख दिए। कम समय में हमने बताया ना, आगरा एक्सप्रेसवे देख लीजिए। अब हर काम आगरा एक्सप्रेसवे की तरह नहीं हो सकता है। अगर रही बात, तो वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करें ना, अभी तक 4.5 साल हो गया है, वो कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक। और जो हुआ है भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया, आप देख लीजिए जाकर। उसी तरीके से हमारा कहने का मतलब ये है, समय लगता है काम में,
काम हमारे सरकार में प्रगति पे था, काम चल रहा था। एक सवाल और पूछेंगे। काम चल रहा था, हमारा कहने का मतलब समझ लीजिए, हमारी सरकार में काम चल रहा था, बंद नहीं हुआ था। पैसा दे दिया गया था, स्वीकृत था, काम चल रहा था। अब हमको मौका जनता ने नहीं दिया, तो उस काम को अब ये अपने नाम से जोड़ लें, चाहे जो कर लें। ये हमारा नौका विहार अखिलेश यादव जी की देन है। अगर ये कहा जाए आप ही के काम को सरकार ने करवाया है, लेकिन विकास हुआ है, तो कह तो रहे हैं, हमारे सरकार ने जब काम किया है तो विकास तो हमारी सरकार कर ही रही है और आज आगे भी करेगी। हम तो कह रहे विकास हुआ, मगर हमारी सरकार द्वारा विकास हुआ है। आप अखिलेश यादव को बड़ा नेता मानते हैं कि शिवपाल सिंह यादव को? आज समाजवादी पार्टी जहां है, इसको नकारा नहीं जा सकता है कि शिवपाल सिंह यादव का संघर्ष उसमें नहीं है। शिवपाल सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी जहां है उसको आगे ले जाने में पूरा योगदान किया है। आप किसे बड़ा नेता मानते हैं? देखिए, हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह कि वो पारिवारिक बात है। हम उस पर कोई विचार नहीं रखना चाहते हैं अपना, क्योंकि वो परिवार है और हर परिवार में जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ कुट-पुट की आवाज़ आती है। तो ये परिवार का मामला है, इस पे हम कोई टिप्पणी करना ही नहीं चाहते, सबसे पहली बात। और रही बात, तो वो परिवार एक है, भले विचारधारा इधर उधर हो गई हो, किसी वजह से हो गई हो, किस वजह से हुई हो वो ईश्वर जानता है, परिवार के लोग जानते हैं। और परिवार बटा नहीं है। हमारी सरकार ने जब इस बार का विधानसभा का चुनाव हुआ, अखिलेश यादव जी ने हमारे कह दिया है कि उनकी सीट जसवंत नगर की खाली छोड़ दी जाएगी। एक सीट देंगे? सीट देने की बात नहीं किया, सम्मान देखिए, सीट की बात हम नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हमारा फोन उठा लेते हैं, वो मेरा फोन उठा। अभी एक मेन स्ट्रीम मीडिया पे कहा कि हम उनसे मिलना चाहते हैं कि परिवार फिर एक हो जाए, हम पीछे रहेंगे, हमारे लोगों को आप शामिल कर लीजिए। वो बातें ही नहीं करना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि एक सीट तो उन्होंने कहा वो मेरे साथ मजाक है। नहीं, देखिए, हम आपको बता दें, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद कहा है, अभी बहुत जल्दी कहा है कि हर वो छोटे दल जो हमसे हमारी विचारधारा से मेल खाते हैं, हम उनको जोड़ेंगे। चाचा शिवपाल यादव जी से भी हमारा गठबंधन होगा। तो अभी ये बात, अभी बहुत समय नहीं बीता है, अभी चुनाव वक्त, बहुत समीकरण बनेंगे बिगड़ेंगे, अभी बहुत समय है। और हमारा कहने का मतलब ये है, जिस दिन होगा सबके सामने होगा। एक और सवाल आपसे पूछ, जिस तरह से ओवैसी जी की रैलियों में मुस्लिम युवाओं की भीड़ जा रही है, जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है, जिस तरह से लोकप्रियता बढ़ रही है, क्या लग रहा है कि मुस्लिम वोटर, खास करके आप युवा हैं, युवाओं के बीच हैं, जानते होंगे, बातें भी सुनते होंगे, मुस्लिम युवा वोटर ओवैसी की तरफ जाएगा कि अखिलेश यादव की तरफ शिफ्ट होगा? देखिए, ये तो वक्त बताएगा। ओवैसी की अखिलेश क्यों? जिस तरह से भीड़ है, वो कह रहे हैं कि हम हक हुकूक की बात करते हैं, वो केवल यूज करते हैं, वो MOI की बात करते हैं, हम जब चले जाते हैं तो उनको छोड़ देते हैं। भीड़ की जहाँ तक की बात है, हम आपको बता दें, अभी परसों मुख्यमंत्री जी आए, उनके पास इतनी भीड़ नहीं थी। हमारे जानने वाले एक भाजपा कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, कार्यकर्ता नहीं, हमने फेसबुक पे अपने पोस्ट भी किया, ज़बरदस्ती रोका जा रहा था भीड़ लगाने के लिए। तो भीड़ की तो कोई बात ही नहीं करिए आप, इसलिए कह रहे हैं कि भाजपा सत्ता में होने के बावजूद भीड़ नहीं इकट्ठा कर पा रही है, और भीड़ इकट्ठा करने के लिए ताला बंद कर दिया जा रहा है प्रशासन द्वारा, जिस पे भाजपा के पदाधिकारियों द्वारा विरोध किया जाता है कि क्यों ताला बंद किया गया, ज़बरदस्ती आप रोक लेंगे हमको। हमारा कहने का मतलब ये है, 25 हम बता रहे हैं, हम आपको 25 कर्मचारी मंगाने का क्या सबब है? हम क्षेत्र के पार्षद हैं, हमारे सुपरवाइजर को आदेश किया जाता है नगर निगम द्वारा, नगर आयुक्त द्वारा, स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा, कि 25 कर्मचारी वार्ड से लेकर चले आइए कार्यक्रम स्थल पर। आप बताइए, अगर 25 कर्मचारी 70 वार्ड से ले लिया गया तो 1700 की भीड़, तो इस तरीके से भाजपा भीड़ इकट्ठा करने का काम कर रही है। तो ये दाव पेच ओवैसी भी जी कर रहे हैं, तो उसमें कोई भीड़ से कोई मामला ही नहीं हल होना है। मतलब मुसलमान शिफ्ट हो रहा है समाजवादी पार्टी, समाजवादी में हैं और रहेंगे।
समाजवादी में हैं और रहेंगे, और वो लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, इस बार समाजवादी पार्टी कितनी सीटें लेकर आएगी 2022 के चुनाव में? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया 400। 400। हम 400 पे मेहनत करेंगे 3 पूरी। सीट। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है। अब 3 सीट छोड़ दिया गया है भाई, देखें क्या हो रहा है उस पे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। उत्कर्ष पत्रिका पे आपने सारे सवालों का जवाब बड़े तीखे अंदाज में, बड़े सीधे अंदाज में दिया, कहीं घुमाते हुए नजर नहीं आए, और अपनी बात बड़ी मुखरता से रखी, मुस्लिम युवाओं की बात भी रखी। अपने अपने पार्षद के कार्यकाल में, अभी आपका कार्यकाल बचा भी है, अभी फिर चुनाव होगा, आपने जो कार्य किया वो भी बताया। काफ़ी लोकप्रिय हैं आप वार्ड नंबर 49 में, जाफरा बाज़ार में, और आपने कार्य भी किया है। आपने बताया कि आपके पार्टी की नीति क्या है, आगे किस एजेंडे पर आपकी पार्टी लड़ेगी। कैमरा संभालने सतीश, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं।